बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। इसके हम सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो एक्सरसाइज के बीच में सारे एक्सप्लेनेशन है उनको हम क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं। ओके, आइए हम लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। नाउ स्टार्ट विद द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी बताता है हमसे और कहता है कि क्या किसी सर्किट पे, क्या बोल रहा है बच्चों, फिर से चेक करें। डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिज्म होता है। देखिए, इस कंपास को मैं नहीं लेती हूं, मैं एक सिंपल सा सर्किट बना रही हूं बच्चों। ये रहा हमारा एक सिंपल सा सर्किट जिसमें हमने एक बल्ब लगाया है। यहाँ पर हमने इसकी बैटरी रख दी है। सिंपल, मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ। यहाँ पर स्विच ऑन और ऑफ रखा है मैंने, और इस बैटरी से, सपोज मैंने 2 बैटरी ले ली, चलिए मैंने इस बैटरी से सर्किट फ्लो किया। जैसे मैंने सर्किट फ्लो किया, मुझे पता चला ये बल्ब जल गई। ये बल्ब जलने से मुझे ये पता चल गया कि सर्किट आ गया। बट अब सवाल क्या कर रहा है, अब हमसे ये सवाल कर रहा है कि इस सर्किट में, जिसका इस वक्त हमको ये भी नहीं पता है कि मैग्नेटिज्म है कि नहीं है, ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है क्या, हमको ये नहीं पता है। तो उस समय पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या इस सर्किट में मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लगा देते हैं एक कंपास, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। आप लोग देखेंगे, आप लोग के मोबाइल में आजकल रहता है कंपास, जिसको फ्लोर पे अगर मोबाइल को इस तरीके से फ्लैट रख दिया जाए तो फ्लोर पे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है आपको। ठीक है, वहां पे क्या दिखाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, आपको ऐसे डायरेक्शंस दिखाता है आपका कंपास, है ना, इसी तरीके का। तो सेम टू सेम जब हम इस सर्किट में बच्चों एक कंपास को ऐड कर देते, कौन सा कंपास ऐड किया हमने ऐड किया एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ऐड करने से अगर इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, अगर इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है तो ये एज वेल एज पड़ा रहेगा। ठीक है, ये एज वेल एज पड़ा रहेगा, इसका किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कॉपर वायर के ऊपर में हम एक प्लास्टिक को की जो कवर रहती, कोटिंग रहती है, उसको हम लपेट देते हैं, जस्ट लाइक दैट ये पड़ा रहेगा। बट क्या होता है कि जैसे हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये तो डिस्कनेक्शन की कंडीशंस में है, इट मीन्स ये रेस्ट कर रहा है और ये अपने नॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया बच्चों, तुरंत ही कंपास हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शो कर देता है। ऐसा नहीं कि चालू हो गया और कहीं पे भी चल दिया, उसका तो नेचर ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को शो करना, तो उसने इस डिफ्लेक्शन को शो किया। आइए वापस से हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिस्कनेक्ट किया बच्चों, ये वाला जो स्विच, ये वाला जो कंपास निडल था अपने इनिशियल स्टेट, इनिशियल मानी शुरुआती कंडीशन में आ गया, जहां पर वो रेस्ट कर रहा था, इस स्टेट में आ गया। देन वापस से हमने इसे कनेक्ट किया मल्टी मैनी टाइम्स। जब हमने इसे बार बार कनेक्ट किया तो ये डिफ्लेक्शन हमको बार बार दिखा। जब डिफ्लेक्शन दिखा तो हमने बोल दिया कि हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिज्म होता है। राइट योर क्वेश्चन विद द आंसर। डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट have an magnetism effect, magnetic effect? Yes, write your answer. लिखना चालू करिए। Yes, when we connect a magnetic compass to a electric circuit, आप हमने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे जब एक कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को ऐड किया, तो उसमें उस सर्किट में और स्विच ऑन करने पर, इस सर्किट में स्विच ऑन करने पर कंपास शोज द डिफ्लेक्शन। कंपास अपने रेस्ट कंडीशन से डिफ्लेक्शन हमको दिखाता है, और जब हमने इसे ऑफ कंडीशन में लाया तो जो कंपास था वो अपने रिवर्स कंडीशन में आ गया और कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। इट शोज, अब हम बोल सकते हैं इट शोज सर्किट हैव एन मैग्नेटिक इफेक्ट, सर्किट हैव एन मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, सर्किट में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हमने एक सेल लिया बच्चों,
ये रहा हमारा सेल, ठीक है। हमने एक सेल ले लिया, इसमें हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज था। हमने इसमें एक सर्किट कनेक्ट किया, ये रहा सर्किट, हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया। सर्किट कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें एक कील ले ली। कील किसको बोलते हैं बच्चों? नेल को बोलते हैं, खीले को बोलते हैं। और हमने क्या किया, ये वाला जो सर्किट था यहाँ पर बच्चों हमने स्विच लिया। कभी भी किसी भी चीज में काम करना है आपको ना, तो की जरूर लीजिए, स्विच लीजिए। और क्या किया हमने, ये वाली जो वायर थी ना, इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से एक बार, एक पूरी लंबी वायर ली हमने, इस लंबी वायर को हमने खीले पे अच्छे से लपेट लिया। हमने एक स्नेल पे इस लंबी वायर को पूरा लपेट लिया और यहाँ से ऐसा बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर हमने इसको सेल के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने जैसे इसको सेल के साथ में कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पर कनेक्ट आया, जैसे ये कनेक्ट आया, यहाँ पर हमने कुछ आयरन की पतली नेल्स या कुछ भी आयरन पिन्स रख दी। हमने यहाँ पे आयरन की पिन्स रख दी जो इससे काफी दूर थी। नाउ अब देखिए, द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक और अ करंट, इस करंट के चारों तरफ जो एरिया था, फील्ड कहते हैं, उस फील्ड को देखिए, वेयर इट्स मैग्नेट इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया बच्चों, ये धीरे धीरे इसकी तरफ, नेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। चलो हमने इसको थोड़ा सा दूर रखा, थोड़ा सा दूर रखा तो ये कनेक्ट नहीं हो रहे थे बहुत दूर रखने पर। लेकिन जैसे हमने इसको नियरर लाया, जैसे, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाले नेल्स को हम दूर रख, ये वाले छोटे छोटे जो खीले थे इनको हमने दूर रख दिए और कुछ को पास रख दिए। जैसे ही हमने जिनको पास रखा था वो अट्रैक्ट होके आकर इस पर पूरे चिपक गए, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड, यहाँ से चारों तरफ जो इसने मैग्नेटिक इफेक्ट को फेल्ट किया और अपनी तरफ उस आयरन नेल्स को खींचा, उस फील्ड का नाम था मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये इस फील्ड से बाहर था, यानी कि कहीं पे सर्किट फ्लो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कमरे में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट एक लिमिटेड एरिया में आएगा और उस लिमिटेड एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे वो उस आयरन को अपनी तरफ खींच रहा है, आयरन पिन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर देखिए बच्चों। अगर मान लो मैं यहाँ पर, अब इसमें आंसर आता है कि जो हमने पिछला प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मैं अगर यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास डाल दूं और इस सर्किट को ऑन कर दूं, सर्किट ऑन करने पर मुझे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखेगा और सर्किट ऑफ करने पर डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। देन राइट योर आंसर। द रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक और करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो एरिया होता है, वेयर इट्स मैग्नेट इफेक्ट कैन बी फील्ड, जहां पर आप इस मैग्नेटिक इफेक्ट को फील्ड करते हैं और जहां पर फील्ड नहीं करते हैं वो मैग्नेटिक एरिया नहीं रहेगा, ठीक है। जहां पे फील्ड किए उसको हम मैग्नेटिक एरिया बोलेंगे। सच एज बाय डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, अगर आपको चेक करना है तो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास से चेक कर सकते हैं, इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। और सबसे बड़ी बात, हमने जब यहाँ पर इसको कनेक्ट किया था ना बच्चों, अगर मैं प्लास्टिक वायर को कनेक्ट करती और प्लास्टिक को निडल से बांध देती, किसी प्लास्टिक को, और प्लास्टिक को सेल से कनेक्ट करती, तो वहां पे करंट फ्लो होता ही नहीं। अगर मैं किसी वुडन से कनेक्ट करती तो भी करंट फ्लो होता नहीं। यानी कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो एक कंडक्टर के कारण बन रहा है। और ये वायर जो है कंडक्टर है। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें से करंट पास होती है। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें से करंट पास होती है। हम कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस भी आगे क्वेश्चंस में करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो बाय कंडक्टर। एक बार फिर से आंसर चेक करिए और इस सेकंड नंबर के आंसर को पॉज दबा के लिख लीजिए। चलिए हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या था बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड था। आपने क्या बताया? जितनी जगह पर वो कहना चाहिए नेल्स को, मैग्नेटिक आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींच रही थी, जितनी दूरी तक के, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने सर्किट को बांधा ना तो ये इतने दूरी तक के इसका इफेक्ट था। इसको बोल सकते हैं, इतनी जगह को हम एक मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम उसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं। द क्वेश्चन इज डिफरेंट ना।
एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट चालू हो गया, वो क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा, सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। चलिए अब यहाँ पर आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या पढ़ रहा, अराउंड इज दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके इस बिहेवियर को इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करना या प्रोड्यूस करने के बिहेवियर को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर ये अपने तरफ में आयरन नेल्स को एब्सॉर्ब करता है उस कंडीशन में, ठीक है। और किस कंडीशन में, अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं और वापस से ऑफ करते हैं और ये करंट हमको इसको एब्सॉर्ब करता है और एब्सॉर्ब नहीं करता है, या फिर निडल में इस कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाता है या नहीं दिखाता है, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और इसका एग्जांपल है बच्चों, स्विच ऑन करते हैं तो कॉल बेल बजती है, या स्विच ऑन करने से आजकल जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो चलती है। ओके, राइट योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, पॉज दबाइए और लिख लीजिए। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये तीनों भी आंसर एक दूसरे से रिलेटेड है, बट तीनों भी डिफरेंट आंसर्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाली प्रॉपर्टी है, और ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नाउ ए करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज मैग्नेट। अब ये जो करंट है ना, इस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। फिर से एक बार, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, और वो जो वायर लेके दौड़ रही थी वो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। वायर जो लेके उसे दौड़ रही थी वो वायर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, और वो जो वायर ने प्रोड्यूस किया वो उसका इफेक्ट हो गया। अब प्रोड्यूस करने के बाद जो एरिया बनाया वो फील्ड हो गया। तीनों भी रिलेटेड है, बट एक एक स्टेप पे है। क्लियर, हमारे 4 आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट तो प्रिपेयर करना सीख लिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम पोल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर द लाइक्स एंड अनलाइक पोल। देखिए मैं इस खाली जगह पे बता रही हूँ, जब हमने यहाँ से एक नेल पे एक इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एक बैटरी रखा था सेल, और हमने इस कॉइल को ऐसे जनरेट किया, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो नेल था ना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, इसका नेचुरली अपने आप एक एन और एस पोल भी जनरेट हो गया। एन इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ पोल एंड एस इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ पोल, ठीक है। अगर मान लो इसी कंडीशन में हम इसके सामने सेम टू सेम सर्किट के साथ में अगर पोल कहना चाहिए सेम टू सेम, अगर हम इसी तरीके से दूसरा सर्किट जनरेट करके लेके आते और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेस के पास में लेके आते, तो नेचुरली अगर ये एन है और ये एस है, तो एन और एस पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। चलिए हम इलेक्ट्रो करंट से ना लेते हुए हम एक सिंपल से मैग्नेट शेप में लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा एक नॉर्मल मैग्नेट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो आंसर लिखिए, द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर नोन एज देयर पोल्स। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हमने यहाँ पर बनाया था किसी एक बैटरी के हेल्प से, किसी एक वायर या कॉइल के हेल्प से, जब हमने इसको बनाया था बच्चों, तो ये जो आयरन था, ये जो नेल था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो दूसरे पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसमें 2 पोल्स जनरेट हो गए थे, दे आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड दे आर नोन एज साउथ पोल। अब यहाँ से चालू होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों मिलता है। लाइक पोल्स क्या होता है कि अगर
दो लाइक पोल है, सपोज नॉर्थ एंड नॉर्थ, ठीक है। इफ द टू मैग्नेट्स ऑफ सेम पोल, कोई भी दो मैग्नेट लिया मैंने बच्चों, मैंने यही नेल को ले लिया जिसमें मैंने अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बन गया था, ठीक है। मैंने ये दो नेल्स को ले लिया। तो अगर मैं सेम पोल को पास में लेकर आती हूँ ना, तो ये एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं, यानी एक दूसरे का विरोध करते हैं। दे आर नोन एज लाइक पोल। इसको लिख लीजिए। अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ फेस को लाएंगे तो वो आपस में रिपल्शन करेंगे बच्चों। ये साउथ है, सपोज यहाँ पर मैंने इस पोल को लाया, तो साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ठीक है। और एक चीज रिपल्शन के साथ, चलिए हम पढ़ रहे हैं अनलाइक पोल्स, ठीक है। हमारे बैटरी के सप्लाई के साथ पोल्स के डायरेक्शन चेंज होते हैं, ठीक। अनलाइक पोल्स अभी वो, क्योंकि हमारे बुक में थ्योरी में नहीं है, मैं आप लोगों को बताने जा रही थी, लेकिन वो अभी हमारे बुक में नहीं है, इसलिए मैं उसको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी। चलिए हम पढ़ रहे हैं अनलाइक। हमारा सेकंड टाइप है अनलाइक पोल्स। When the two opposite poles bring together, अगर दो अपोजिट पोल्स को सामने लेकर आते हैं एक दूसरे के पास में, देखो मैंने एरो से बताया है कि तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैंने एरो से बताया है कि वो एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। दे अट्रैक्ट्स ईच अदर आर कॉल्ड अनलाइक पोल्स। उनको हम अनलाइक पोल्स करते हैं। अगर हम हमारा एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल के फ्रंट में साउथ पोल लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करता है। अगर इसके नॉर्थ पोल से यहाँ पे साउथ पोल लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल लाएंगे। ओवरऑल नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर नोन एज आवर पोल्स। यहाँ पे हमारा पोल्स का क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है। व्हाट आर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप लोगों ने देखा है क्रेन का ये रहा फ्रंट पोर्शन, और यहाँ पर बड़े से दो ऐसे लोहे के हुक होते हैं। एक लोहे का हुक होता है। जरूरत पड़ने पर, अगर मान लो जरूरत पड़ा तो हम एक हुक और लगा लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा मैग्नेटिक पावर जनरेट करने के लिए कभी कभी दो हुक लगाते हैं, क्योंकि अगर हमको मान लो कहीं पे कोई मशीन है और वो फंस गई है किसी फील्ड में, बड़े बड़े कोल फील्ड, कोल माइंस एरिया में क्या होता है कि बारिश के समय में मशीन फेस पे काम कर रही है और अचानक से फंस जाती है वहां, तो उस समय क्रेन की जरूरत पड़ती है उतने भारी मशीन को हटाने के लिए। तो ये जो क्रेन का जो ये हमारा आयरन का जो ये हुक है ना बच्चों, ये सिर्फ आयरन हुक नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर बैठा है ना, ये स्विच को ऑन करता है। जैसे ही स्विच को ऑन करता है ना, इस क्रेन के हुक में एक मैग्नेट जनरेट हो जाता है। ये जो मैग्नेट जनरेट होता है वो इस मशीन को उठाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्या ऐसे ही किसी में वो एक हुक डालते हैं और उसके बाद उसे उठाते हैं। ये तो पूरा एक किसी मशीन का प्रोसेस हो गया। हम रीडिंग ये कर रहे हैं कि हैवी लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसको बोलते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसको बोलते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, अति स्ट्रॉन्ग। हम लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखेंगे क्रेन्स में। उसका जो हैंगर होता है, क्रेन्स का जो हैंगर होता है, वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज होता है। रिपीट, lifting electromagnets are strong electromagnets such as hanger of cranes hung to carry heavy objects. It is controlled by on and off switches button by crane operator. यहाँ पर जो क्रेन ऑपरेटर होता है, जब उस ऑब्जेक्ट को उठाता है और किसी जगह पे रखता है, उसके बाद वो स्विच को ऑफ कर देता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ हो गया और उसके बाद उसका क्रेन वो लेके चला जाता है वहां से, ठीक है। ये रहा हमारा लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, करंट कैरी वायर गेट हॉट समटाइम्स। देखो बच्चों क्या होता है, कभी आप लोगों ने देखे हैं कहीं पे जैसे हम स्विच बोर्ड से, प्लग को बाहर निकालते तो प्लग का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। कई बार वायर को आप लोगों ने देखा, जनरली तो हम वायर को टच नहीं करते, किसी एक अपरेटस को देखे, इलेक्ट्रिक आयरन को छोड़ के बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम टच करते तो वो हीट फील होती है। हालांकि हमको ये पता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, फिर ये गर्म क्यों हो गया।
जैसे कि हमने कभी बल्ब को टच किया है, ऑफ करने के बाद टच भी करेंगे, काफी देर तक बल्ब जल रहा है और हमने उसे ऑफ किया और टच किया, तो वो गर्म फील होता है। क्यों फील होता है? When electric current is passed through, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, सपोज ये वायर है बच्चों, मैंने इसे प्लग पिन पे फिट कर दिया, ठीक है, और ये वायर यहाँ से निकलकर ऐसे गई है, ठीक है, और ये यहाँ ट्यूबलाइट के पास गई है और ये रहा मेरा ट्यूबलाइट, ठीक। कुछ समय के बाद मैंने स्विच ऑफ किया, मैंने इवन ट्यूबलाइट को टच किया और इस सॉकेट को बाहर निकल कर टच किया, ये दोनों भी मुझे हीट फील हुई। क्यों फील होती है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो उससे पास हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। इस वक्त हमारे पास कौन सी एनर्जी? इस वक्त हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, 9th में ही शायद पढ़ेंगे इसे आप, कि जो हीट एनर्जी है या कोई सी भी एनर्जी है, ये हम 9th में ही पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब हम देखते हैं कि एनर्जी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से वो वायर गर्म हो जाता है। ये हमारा आंसर है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर लाइक निक्रोम। निक्रोम को मैंने इसलिए एग्जांपल में लिया बच्चों कि निकिल और क्रोमियम का से मिलकर ये वायर बनी होती है। दो मेटल होते हैं, एक निकल मेटल और एक क्रोमियम मेटल, जिससे मिलकर बनी होती है। इट बिकेम वार्म, और ये कुछ समय के बाद बहुत जल्दी गर्म होती कंपैरेटिवली कॉपर। क्यों? When used for long time, जब लंबे समय के लिए हम यूज करते हैं। Because when electricity flow through the electric conductor, जैसे इस कंडक्टर से, कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर से फ्लो होती है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। जब कोई चीज किसी सिस्टम में चेंज होता है तो नेचुरली पुराने सिस्टम का थोड़ा सा विरोध करता है, अपोज करता है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी में उस अपोजिशन को बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है, वहां पर और ज्यादा हीट फीलिंग बढ़ जाती है। ड्यू टू द रेसिस्टेंस एंड अपोजिशन टू फ्लो, बिकॉज सम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड इट गेट हीटेड। जिस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी तक के जाने के लिए जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से वो वायर गर्म होता है, एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही इसका आंसर है। बच्चों हमारे जितने भी आंसर है इस वक्त सिर्फ क्यूरियोसिटी के टेक्स्ट बुक के आंसर है, दैट इज नॉट फ्रॉम AI। ये सारे आंसर आपके AI के नहीं है बच्चों, ये सारे आंसर आपके टेक्स्ट बुक के हैं, कॉपी टू कॉपी, लाइन टू लाइन, ये आपके टेक्स्ट बुक के हैं। क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है, बाकी ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक है, AI नहीं है, इसलिए प्लीज इसे रीड करिए। चलिए, गिव रीजन that the heat generated in wire depend upon magnitude of electric current। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड बच्चों। आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ व्हाट इज मैग्नीट्यूड। आई होप आप लोग का ये वाला आंसर लिखना हो गया हो। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ब्लैक पेन। आप लोगों ने देखा है 3 मीटर 5 सेकंड्स, हम ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। तो देखो ये जो मीटर है ना बच्चों, ये लेंथ की यूनिट है। किसी लंबाई को नापने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, किसी समय को नापने के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम यूनिट्स, है ना। और साथ में जो हम इस नंबर को यूज कर रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों, इस नंबर्स को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नीट्यूड। क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? किसी यूनिट के साथ में जो नंबर लगे होते हैं, किसी भी यूनिट के साथ में, सपोज मैंने कहा 10 सेकेंड, तो वो जो 10 है ना, वो दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर? चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या डिपेंड कर रहा है बच्चों? अभी मैंने आपसे कहा कि हीट जनरेट हो गया, ठीक है। वो वायर में एक वायर था, ये देखिए, ये रहा हमारा बैटरी, ये रहा हमारा बैटरी,
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ से बच्चों ये हमने ले लिया है नेल, ये रहा हमारा नेल, और ये रहा हमारा वायर, ये रहा हमारी की। ठीक है, इसमें जब हम लंबे समय तक के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो हमको ये जो नेल है ना, यहाँ पे जो हमने नेल रखा था वो नेल गर्म हो जाती है। उसको तो सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना था, फिर गर्म क्यों होना था। ठीक है, तो हम उस चीज को पढ़ते हैं। द हीट जनरेटेड इन वायर बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ वायर। अभी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों? मैंने अभी अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है निक्रोम। निक्रोम सबसे जल्दी गर्म होने वाला एलिमेंट्स है। ठीक है, निक्रोम 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है बच्चों, और ये सबसे जल्दी गर्म होने वाला सब्सटेंस है, नॉट द एलिमेंट, सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर मान लो मैंने इस बैटरी को इतना पीछे कर दिया और इस वायर को लंबा कर दिया बच्चों, यहाँ पे मेरी बैटरी हो गई और यहाँ पर मैंने वायर कर दिया, तो क्या होगा? ज्यादा लंबा वायर होने के कारण इलेक्ट्रिक के बीच में जो बोलते हैं ना रश, ट्रैफिक बोलते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन की ट्रैफिक यहाँ पर कम रहेगी। इट मीन्स ये देर से गर्म होगा, लेकिन छोटी वायर रहेगी तो जल्दी गर्म होगा। यानी कि क्या मिलेगा हमको? लेंथ ऑफ वायर। अब दूसरा चीज, अगर मान लो मैं कॉपर की मोटी वायर लेती हूँ बच्चों, मैं किसको ले रही हूँ? कॉपर की एक मोटी वायर को लेती हूँ, तो कॉपर की मोटी वायर थिकनेस है वो देर से गर्म होगी। सेकेंड थिंग, कॉपर का मटेरियल, यानी कॉपर देर से गर्म होगा, और निकल और क्रोमियम से बना हुआ निक्रोम जल्दी गर्म होगा। अब कहने का मतलब है, आपका एक क्वेश्चन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब फ्लो हो रहा है और उस पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो अगर बोलेंगे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निक्रोम जल्दी गर्म हो गया कंपैरेटिवली कॉपर, अगर सपोज इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करता है तो आप सेम आंसर लिखेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये मटेरियल की वायर थिकनेस और लेंथ पर डिपेंड करता है। निक्रोम की जो मटेरियल है, निक्रोम मटेरियल जो है वो जल्दी हीट होती है कंपैरेटिवली कॉपर। आपको ये आंसर देना है। एंड द ड्यूरेशन फॉर विच, अच्छा अगर मान लो बहुत देर तक, मान लो 8 घंटा या 10 घंटे तक की वो ट्यूबलाइट चल ही रही है और फिर आपने ऑफ किया, मान लो आपके पास में ही, और आपने उसे टच किया तो वो गर्म फील होगी। लेकिन अगर आपने उसे 5 मिनट बाद ही बंद कर दिया तो वो कैसे गर्म फील होगी? यानी कि ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। नाउ रीड योर आंसर। द हीट जनरेटेड इन वायर बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल आइदर कॉपर और निक्रोम, थिकनेस मोटी या पतली वायर, लेंथ छोटी वायर या लंबी वायर के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने समय तक, ड्यूरेशन माने कितने समय तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द इलेक्ट्रिक मैग्नेट हेल्प द इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पावर जनरेट। अभी आपको मैंने थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पीछे, शायद क्वेश्चन नंबर 6 में ये पढ़ाया है। हमने पढ़ा था लिफ्टिंग मैग्नेट, है ना, लिफ्टिंग मैग्नेट हमने पढ़ा था। ये लिफ्टिंग मैग्नेट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। जब किसी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसी के ऊपर किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ता गया। अगर हम वहां पर करंट बढ़ा देते हैं और हम वहां पर ये मटेरियल, लुक इट हियर बच्चों, ये मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का, लाइक हम आयरन यूज करते हैं जो मैग्नेट डेवलप कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत मोटा यूज करते हैं और लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है और ज्यादा पावर देके उसे हमने मैग्नेटिज्म जनरेट किया है। तो वो क्या करता है बच्चों, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उठाता है। दैट इज नोन एज द पावर जनरेशन। वो मैग्नेट पावर जनरेट करता, बहुत पावरफुल हो जाता है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज होता है। आइए हम अपना आंसर रीड करते हैं। When electric current flow through the conductor, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर it produce magnetic field। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करेगा अराउंड इट। जैसे कि लिफ्टिंग मैग्नेट मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था, कुछ ऐसा है ना। लिफ्टिंग मैग्नेट ऐसा रहेगा जो हम क्रेन में यूज करते हैं। इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हेन करंट फ्लो थ्रू इज,
जैसे ही इसमें करंट डाला जाता है ये चारों तरफ मैग्नेट जनरेट कर देता है और उस ऑब्जेक्ट को खींच के उठा के जिस जगह पे डंप करना उस जगह पे उसे डंप कर देता है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग पॉज दबाकर लिखते जाइए आंसर्स। ठीक है, गिव सम एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ दे वर्क। देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए जो ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वायर का छोटा होना, वायर का मोटा होना, या फिर उसकी क्वालिटी। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पे था, इसको हम कहाँ उपयोग करते हैं? पावर जनरेशन में उपयोग करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ दे वर्क। हमको कुछ एग्जाम्पल बताओ जिसको आप रोज उपयोग कर रहे हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आजकल हम लोग इंडक्शन यूज करते हैं, है ना, इंडक्शन गैस स्टोव यूज करते हैं। गर्मी आती है तो एसी यूज करते हैं, ठंडी आती तो रूम हीटर यूज करते हैं। और ये सभी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरा जो आपका आंसर है ना, ये पूरा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दे कंटेन अ रॉड। अब गौर से देखिए बच्चों, पहले जमाने का अगर आप लोग को लट्टू बल्ब याद होगा, कुछ लाइक दिस ऐसा रहता था और उस पर ऐसे 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 कॉल होती थी और जो रेड कलर की कैसा दिखता था, समथिंग कुछ ऐसा था क्या, समथिंग, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अभी भी अगर किसी के घर में रूम हीटर है तो आप देखिएगा यहाँ से ऐसे ऐसे रेड कॉइल दिखाई देती है, रेड कॉइल दिखाई देती है। या किसी के घर में अगर ओल्ड टाइप ऑफ हीटर है, कभी कहीं पे आप लोगों ने देखा है तो रिमाइंड करके देखिए, ये जो रेड कॉइल दिखाई देती है ना, इसको हम यूज कर रहे हैं हीटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में है। दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दे कंटेन ए रॉड और कॉइल ऑफ वायर। इस तरीके रॉड और कॉइल ऑफ वायर को रखती हैं। रिलेटेड हीटिंग एलिमेंट्स sometimes they visible as glowing red hot। अगर कभी, अच्छा सल्फर बल्ब नहीं, सोडियम, ठीक, हैलोजन, आई एम रिमेम्बरिंग दैट टाइम। हैलोजन बल्ब आप लोगों ने देखा है, कुछ अलग से येलोइश दिखता है, दैट इज ड्यू टू दिस रॉड्स, हैलोजन रॉड्स के कारण वो दिखता है। ओके, चलिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउसहोल्ड स्विच बोर्ड एंड अप्लायंसेस। सपोज टू बी हमने एक खराब वायर ली है, बहुत पतली वायर ली है और उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लोड आ गया। ये वायर काफी पतली थी जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का लोड आने की वजह से ये वायर जल गई। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये वायर जल गई और ये यहाँ पर इस सॉकेट से कनेक्टेड थी और यहाँ पर कुछ और था, जैसे कि एसी चल रहा था या दूसरे कुछ भी और अप्लायंसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से ये स्विच बोर्ड जल गया। ये स्विच बोर्ड से सर्किट कहाँ तक के गया हुआ था, ये मेन तक के गया हुआ था, फिर वहां पे मेन जल गया। तो इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस यूज करनी है। क्या प्रिकॉशन यूज करनी? सीधी सी बात है, हम स्विच बोर्ड अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, वायर अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे। हम जिस कैपेसिटी की, जितने वोल्ट का हम मोटर या मशीन या सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू अप्लायंस वायर और उसका सिस्टम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्लेस द सेफ्टी डिवाइसेस। जैसे कि किसी भी डिवाइस में, एसी में या फ्रिज में, किसी में स्टेबलाइजर यूज करते हैं, वैसे ही कुछ एक सेफ्टी डिवाइस को यूज करना है। यूज एप्रोप्रिएट वायर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लग अच्छे ब्रांड्स के होने चाहिए, सॉकेट्स दैट आर रिलेटेड फॉर स्पेसिफिक करंट। अगर हमको ज्यादा वोल्ट के लिए या ज्यादा करंट के लिए चाहिए तो स्पेसिफिक स्विच बोर्ड्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखो मैं एक बार फिर से आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग के सारे आंसर जो इस वक्त यहाँ मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो सारे आंसर जो है वो एनसीईआरटी बेस है। और इसके पहले जो डीजे की साउंड आ रही थी वो गणेश विसर्जन का साउंड था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द हाई टेम्परेचर फर्नेस हेल्प इन स्टील इंडस्ट्रीज, गिव वन एग्जांपल।
आप लोग को पता है कि बहुत सारे स्टील के बर्तन हैं जो टूट जाते हैं, या कुछ स्टील की वायर्स, स्टील के कुछ और भी अप्लायंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक बंकर में रखते हैं। बंकर माने एक बड़े डब्बे में रखते हैं बच्चे, वहाँ उनको मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट करके क्या करते हैं, मेल्ट करने के लिए किस चीज़ की यूज़ होगी, हीट का यूज़ होगा। हीट कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट ट्रांसफ़र करेगी, अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्शन होगा। तो ये हमारा हीट एनर्जी पे कन्वर्शन का एक एग्जांपल है। ए हाई टेम्परेचर फर्नेस इज एन एनक्लोज्ड स्पेस बिल्ट टू जनरेट हीट। एक बड़े बॉक्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके हीट जनरेट किया जाता है, एंड दैट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो दिया जा रहा है वो इससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। It is used to melt or recycle scrap steel, converting it into usable steel। यहाँ पर कुछ स्क्रैप स्टील, खराब स्टील रख दिया जाता है, उसको पूरा मेल्ट किया जाता है। जब वो सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं ना बच्चों, तो उसको फिर आगे किसी नए स्टील के बर्तन बनाने में या नए अप्लायंसेस को तैयार करने में रिसाइकलिंग के लिए हम इस फर्नेस को उपयोग करते हैं। एज यूजुअल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। We can generate heat by burning fossil fuel। बच्चों ये पेज नंबर 1 का है, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। We can generate heat by burning fossil fuel and wood, but how heat generated in various electrical appliances। जब क्वेश्चन लेसन की इंट्रोडक्टरी था, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट होता है। इसको हमने शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। मैं एक्टिविटी का पूरा एक अलग से आप लोगों के लिए पार्ट बनाऊंगी, एक अलग से पूरा एपिसोड बनाऊंगी एक्टिविटीज़ के, इसके सारे एक्टिविटीज़ के। बट इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी हमारे टॉपिक है हम उस पर क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। देखिए, हीट कैन बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये हमको डेफिनेटली पता है। और कैसे पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है। अब हमारा सवाल ये आ रहा है कि क्या फॉसिल फ्यूल और वुड ये भी तो हीट देते हैं। अगर मान लो आपने कोल को जलाया या कोक को जलाया या आपने लकड़ी को जलाया, और ठंडी के दिन है तो हम ऐसे ताप सेकते हैं, आग सेकते हैं ना, तो उससे भी तो हीट मिल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट मिल रही है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्लियर, यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। इस क्वेश्चन में फ्यूल माने कोल को जलाने से डायरेक्ट हीट मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट से जो हमको मिल रहा है, जैसे कि हमने इंडक्शन में एक पानी के जार को रखा है गर्म करने के लिए, या फिर हम रूम हीटर चला रहे हैं, तो उससे हमको हीट मिल रहा है। बट वो हीट कहाँ से जनरेट हुआ है, वो हीट इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म हुई का मतलब है बदली है, परिवर्तित हुई है, ठीक है। रीड दिस आंसर। हीट कैन बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम सबको पता है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी में ट्रांसफर होगी। और ये हीट एनर्जी में ट्रांसफर होने के बाद जो ये अप्लायंसेस है उसमें ये हीट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए यूज होता है, जैसे कि रूम हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल और बैटरी। ए सेल और बैटरी इज ए डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हम किसी जार में कुछ केमिकल्स को रख देते हैं और उसमें एक दो इलेक्ट्रोड्स को रख देते हैं। जब उसके साथ में केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस बच्चों बहुत इजी से बता देती हूँ। चलिए, मैंने कहीं पे हाइड्रोजन रख दिया था और मैंने कहीं पे ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेरिक ही सीधी सी बात है। तो हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना देता है। हमको साधारण सी बात लग रही, नो, दिस इज केमिकल रिएक्शन। सेम टू सेम, मिलता जुलता केमिकल रिएक्शन, ये वाला नहीं, दूसरा वाला केमिकल रिएक्शन जब हम बैटरी पढ़ने जाएंगे तो हमको बैटरीज में मिलेगा। आइए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो बैटरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ वोल्टानिक सेल।
हमको क्या पढ़ना है बच्चों? वोल्टेनिक सेल्स पढ़ना है। ओके, वोल्टेनिक सेल्स एक्चुअली क्या है? हम अभी तक के ये पढ़ रहे हैं कि कहीं पर हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है तो हम एक छोटा सा सेल बना रहे हैं ना। देखो, हम एक छोटा सा सेल बना रहे हैं। मान लो हमारा ये सेल है और यहाँ से हमने एक सर्किट बनाया और अभी हमने जो देखा था, क्या किया था, एक नेल के साथ में इस कॉइल को ऐसा लपेटा था। ये सेल कौन सा था बच्चों? ये जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ड्राई सेल, ये वो सेल था। बट अभी जो हम वोल्टेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ये वो वाली सेल है जो हमारे कार को या हमारे बस को या ट्रक को स्टार्ट करने के समय में जिस सेल की हमको ज़रूरत पड़ती है, हम सिर्फ स्विच ऑन करते हैं और सेल फंक्शन करना चालू करता है, हम वो वाले सेल को रीडिंग कर रहे हैं। नेचुरली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इन्वर्टर में इतना बड़ा सा सेल होता है। जनरली आजकल एक्साइड का ही ज़्यादा मैंने मार्केट में देखा, और तो ब्रांड मुझे याद भी नहीं है। ऐसा ही कुछ सेल होता है ना मार्केट में, हमने देखा काफ़ी बड़ा सा रहता है साइज़, ठीक है, और काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी हैवी होता है। तो उसमें क्या होता है, चलिए हम उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप उस बॉक्स को एक इमेजिनेशन में लेके आइए कि एक प्लास्टिक के जार में, एक प्लास्टिक के जार में या कांच के जार में आपने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे। पहली चीज, इलेक्ट्रोड्स होती क्या है? इलेक्ट्रोड्स उसको कहते हैं बच्चों जो कंडक्टर होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, और इसका आंसर है इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा चीज जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। सॉरी ना, हाँ, इलेक्ट्रोड्स क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड्स कंडक्टर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड है, लुक एट हियर, हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें यहाँ पे लिक्विड शो कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो ये लिक्विड है ना बच्चों, ये इस करंट को ऐसा फ्लो होने देता है। कैसे फ्लो होने देता है? मैं ब्लैक स्केच से बना रही हूँ इसे। ये देखिए, ये करंट है ना, इसको ये ऐसे 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 मैं ब्रोकन बनाई हूँ, हालांकि ये ब्रोकन नहीं है बच्चों। इसको यहाँ पे मैं वायर नहीं बना रही हूँ, जस्ट डॉट डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्लो होने का मीडियम बना रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस करंट को यहाँ से इस करंट को ऐसा फ्लो होने के लिए मीडियम तैयार करके दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जो अपने से, जो खुद में से अलाउ करने देता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स को रीड कर लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने एक ग्लास का जार लिया है और जार में 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिसको आधा डुबाया है और आधा नहीं डुबाया है। नाउ उसका हेड आता है। अब यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने इसके हेड को हम कहते हैं टर्मिनल। इस टर्मिनल से हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया। बल्ब जब ब्लो करेगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम चाहेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम एक स्विच बना सकते हैं, कहीं पर भी हम इस स्विच को बना सकते। अच्छा, बल्ब से पहले ही बनाएंगे हम इस स्विच को। ये रहा हमारा, यहाँ पे स्विच रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जार में 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं जो आधा डीप किया हुआ है, हाफ डीप किया है। और फिर उसके बाद में हम जैसे यहाँ पर कनेक्टिविटी देते हैं और देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर लिया बोलना चाहिए, जल गई बोलना चाहिए, बल्ब जला है। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये इन दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिख रही है। लाइट का जलना क्या है बच्चों? लाइट का जलना एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और जब हम इसको टच करेंगे तो सीधी सी बात है, हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो आइए हम वोल्टेनिक सेल को पढ़ते हैं। वोल्टेनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब हमारा जो एग्जांपल है, प्लेस ए इलेक्ट्रोलाइट इन ए ग्लास जार और प्लास्टिक कंटेनर। हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को ग्लास जार में या प्लास्टिक कंटेनर में रख लिया है। प्लेस्ड 2 मेटल इलेक्ट्रोड पार्शियली डीप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रोड को पार्शियली डीप कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो एक्वस का केमिकल रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड के साथ हो रहा है, वो जो केमिकल रिएक्शन है वो उसके लिए रास्ता बना रहा है। वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उस करंट में और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी बहती है पॉजिटिव से, किस डायरेक्शन से? पॉजिटिव डायरेक्शन से
टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन से, और ये वाला सॉल्यूशन जो है वो मीडियम जनरेट करता है ओवर द टाइम, कुछ समय के बाद। अच्छा, सबसे बड़ी इसकी नेगेटिविटी ये रहती है इस सेल की। सबसे पहले तो ये बहुत हैवी होता है उठाने में। अभी हम इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे ड्राई सेल के साथ में। ये उठाने में बहुत हैवी होता है, यानी कि इसको बहुत रेयर और हम अपने साथ लेके नहीं चल सकते। रेयर कंडीशन में इसको या फिर फिक्स्ड कंडीशन में इसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग इसके साथ में ये होता है कि जैसे ही केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाता है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन, है ना। देखो, जैसे ये केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाती है ना बच्चों, तो क्या होता है, ये सेल काम करना बंद कर देता है। दो ही तरीके होते हैं, या तो हमको वापस से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करना होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करना, क्योंकि हमारा ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो तो अपना ताकत में रहेगा। आयरन तो चेंज होना नहीं है। अगर मान लो मैंने आयरन लिया तो आयरन तो चेंज होना नहीं है, मैंने निकल लिया तो निकल भी चेंज होना नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन की कौन काम करना बंद करता है, जनरली काम करना बंद करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। बट समय के साथ इसको पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को फिल करना इक्वली उतना ही कॉस्टली है, इसलिए समय के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों बैटरी इन यूज्ड टू रन व्हीकल। इसका एग्जाम्पल क्या है कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए जिस बैटरी का उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेनिक सेल। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ड्राई सेल। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ड्राई सेल्स। आप लोग को बताते बताते मैं क्वेश्चंस के नंबर्स पे भूल गई हूँ। चलिए, इट में भी हमारा 17-18 नंबर का कुछ क्वेश्चन होगा। ओके, हम ड्राई सेल पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो लिक्विड सेल पढ़ा था ना बच्चों, उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उस पर 2 इलेक्ट्रोड्स हमने डीप किए थे, आधे आधे डुबाए हुए थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रोड्स जो है, ये पूरा एक जो कार्बन है ये पूरा एक इलेक्ट्रोड है और ये पूरी तरीके से इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। साथ में ये अगर दूसरा इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की बॉडी बनती है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं इसमें क्या होता है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, फर्स्ट लाइन है मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल एज द लिक्विड इन द। ओके, हाँ, अब यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स था वो लिक्विड फॉर्म में था, पतला सा पानी के जैसा या फिर तेल के जैसा लिक्विड फॉर्म में था। बट यहाँ पर ये तेल के जैसा नहीं है बच्चों, जैसा फेविकोल होता है ना, जस्ट वैसी थिकी ग्लू जैसा थिकी रहेगा। वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो था वो थोड़ा सा थिकी था और उसे दो हमारे इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया। पहला इलेक्ट्रोड था हमारा बॉडी इलेक्ट्रोड और दूसरा था यहाँ से कार्बन जो कि सेंटर पॉइंट पे था। यहाँ पे देखिए कार्बन का अदर साइड जो था वो नेगेटिव साइड दिखा रहा था और जो टिप साइड था वो पॉजिटिव साइड है। नाउ इसको हम ड्राई सेल, व्हाई इट इज नोन एज ड्राई सेल, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, व्हाई इट इज नोन एज ड्राई सेल या व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई सेल। क्या होता है कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट एक थिकी मॉइस्ट पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसको ड्राई सेल बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से पूरा सूखा होता है। बाहरी आउटर क्या मिल रहा है हमको, ये आउटर ड्राई मिल रहा है। पॉकेट जो है ना, जो सेल का जो आउटर एरिया है, किसका एरिया है बच्चों, ये जिंक का है और वो इजीली हम पॉकेट में भी रखकर कहीं लेके जा सकते हैं। देयरफॉर दिस इज नोन एज ड्राई सेल। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जिंक कंटेनर जो होता है वो आउटर बॉडी होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि यहाँ वाला जो पोर्शन है ना ये जिंक है बच्चों, ये पूरा जिंक है, कार्बन नहीं है। कार्बन कौन सा पोर्शन है, कार्बन यहाँ का सेंटर पोर्शन है। एज द सेंटर ऑफ द कार्बन रॉड कवर्ड विद द मेटल कैप इट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये कार्बन का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जो है वो जिंक का है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमको यहाँ पर सर्किट लगाना है, अगर मान लो मैं यहाँ पर सर्किट लगाती हूँ तो कैसा सर्किट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। नाउ कार्बन रॉड जो है, ये वाला जो बीच में जो कार्बन रॉड है ये बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या कह रहा है, कार्बन रॉड से लेके आउटर जिंक के मेटल तक के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय अ पेस्ट लाइक एज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट।
और एक चीज़ इसकी खूबी कि अगर इसने एक बार काम करना बंद कर दिया तो ये फिर फेंकने के लायक हो जाता है। सिर्फ मोबाइल, घड़ी, ऐसे कुछ apparatus है जिसमें हम इसको रिचार्ज करते हैं। आप लोग देखिए, हमारे जो वॉल क्लॉक के लिए जो हम छोटा वाला सेल यूज़ करते हैं, क्या वो रिचार्जेबल है? नो, दे आर नॉट रिचार्जेबल। सिर्फ हमारे घड़ी के जो छोटे वाले रहते हैं, जब तक कि वो यूज़ कर रहे हैं तभी तक कि वो यूज़ होते हैं बच्चों, अदरवाइज वो फिर रिचार्ज नहीं होते। मोबाइल का भी जब तक के फंक्शन दे रहा है, रिचार्ज करके ही काम चला रहे, लेकिन जिस दिन उसका बैटरी काम करना बंद कर देता है, हमको बैटरी को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को कई बार चेंज करके गैल्वेनिक सेल को यूज़ करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि वो हमको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। उससे तो अच्छा होता है कि बेटर है कि नया ही सेल परचेज कर लीजिए, दैट इज़ टू हार्ड वर्क। ओके, ये रहा हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल का एग्जाम्पल्स क्या है? सेल इन ए वॉच, सेल इन मोबाइल्स। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, आइए लिख लीजिए। Example, cell used in watch, mobile and so on, torch and so on। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिचार्जेबल बैटरीज। देखो हम लास्ट पेज पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, एक बैटरी कैसे रिचार्ज होती है। पहली चीज, बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं और यूज करते हैं मल्टी टाइम, उसी को हम रिचार्जेबल बैटरीज बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोट्स ऑन रिचार्जेबल बैटरीज। हमारा आज का बुक का लास्ट टॉपिक है, और एस मैंने आप लोग से कहा है कि हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे हैं। मैं एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। इस वक्त आप बुक के अंदर का 100% एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एआई से नहीं लिया गया है, रिमेंबर। ओके, चलिए। Can be recharged or reused multi-time is known as rechargeable batteries. Prove and prevent. Okay, prevent wastage as can as used। क्योंकि हम किसी बैटरी को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे मोबाइल को हम हमेशा चार्ज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आज मोबाइल यूज़ किया कल फिर बैटरी खरीदने चले गए, आज घड़ी यूज़ किया कल उसके लिए फिर नया बैटरी लेने के चले गए। तो ये क्या करता है बच्चों? हमारा पैसा सेव करता है, हमारा टाइम सेव करता है, और बार बार मेटल और मटेरियल्स के लॉस से बचाता है। सेकेंड थिंग, इसके दो साइज़ है, स्मॉल साइज़ जो हम घड़ी में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, लार्ज साइज़ जो हम किसी कार ट्रक को चलाने के लिए जिस बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग यूसेज ऑफ वीक, ओके, कोई भी बैटरी हो बहुत लंबे समय तक के यूज़ होने के बाद वो कमज़ोर होने लगती है, और एक समय के बाद वो पूरी तरीके से डेड हो जाती है। हम यहाँ पे देखो रिचार्जेबल बैटरीज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया गया है। इसको आप लोग एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंगली तैयार करिए। इस क्वेश्चन आंसर्स को फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप लिख दीजिए। फिलअप्स कौन सा है? लिथियम आयन बैटरी को आजकल मोस्ट टाइम यूज़ किया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कॉमन पेयर ऑफ वोल्टेनिक सेल बताइए। पहला पेयर है जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर क्या है बच्चों? ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, लुक इट हियर, ये जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इसमें से एक जिंक रहेगा, इसमें से एक कॉपर रहेगा। दूसरा जिंक सिल्वर, तीसरा एल्यूमिनियम कॉपर। एज यूजुअल जिंक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉपर जो होता है वो नेगेटिव होता है। सेम टू सेम एल्यूमिनियम भी होती है पॉजिटिव, और कॉपर नेगेटिव होता है। तो तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स जो वोल्टेनिक सेल्स में यूज हो रहे हैं, ये हमारे बुक का है, डोंट फॉरगेट, बाहर का कुछ भी नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट विल कनेक्टेड विद टर्मिनल एज बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आप स्पेशली देखिए कि आपने एक सेल तो जनरेट कर दिया। चलिए, ये वाला सेल हमने जनरेट कर दिया, और ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स को डीप कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ से किसी सर्किट को कनेक्ट कर रही हूँ, मैं जब इस सर्किट को कनेक्ट कर रही हूँ ना बच्चों, तो ये जो मेरा सर्किट का पॉजिटिव चार्ज है, टर्मिनल है, ये दोनों भी पॉजिटिव साथ में होने चाहिए।
साथ ही नेगेटिव टर्मिनल भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो आइए इस आंसर को रीड करते हैं। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वायर, बच्चों इसको लिख लीजिए, वायर connected to the positive terminal of battery and the negative terminal of wire connected to the negative terminal of battery, the current will flow। और यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हाउ डू यू नो दैट बैटरी शुड बी डेड। तो ये बैटरी यहाँ पे कैसे डेड हो, जब यहाँ पर हमने करंट फ्लो किया। आंसर यही रहेगा बच्चों, आंसर यही है। अब वो आंसर मैंने कहा ना, तो आंसर यही है। जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो किया और देखा कि इसमें हमने एक कंपास को कनेक्ट करके देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि बैटरी जिंदा है, बैटरी फंक्शनेट है। और अगर ये इसमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलता या बल्ब रखते हैं और बल्ब नहीं जलती है, इट मीन्स बैटरी डेड हो चुकी है। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और आप लोग को इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज और कुछ एक्टिविटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अप्रोक्सीमेट सारे इन टेक्स्ट में कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एक्टिविटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे। बीच में आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है क्योंकि गणेश विसर्जन का समय है और डीजे चल रहा था, तो उसके लिए सॉरी।